Good morning, students. Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, MM महिला कॉलेज आरा। आज का टॉपिक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये पीजी सेमेस्टर 1 का सिलेबस है और पेपर है रिसर्च मेथडोलॉजी, जो कि CC3 में आता है और ये यूनिट 2 का कोर्स है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के तहत हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके टाइप्स विथ एग्जाम्पल्स। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ डिफाइंड एज अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द रिसर्चर सेलेक्ट्स सैम्पल्स based on the subjective judgment of the researcher rather than random selection. This sampling method depends heavily on the expertise of the researchers. इसका ये अर्थ हुआ कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वह प्रतिचयन है जिसमें इकाइयों का चयन प्रोबेबिलिटी थ्योरी के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि शोधकर्ता अपनी सुविधा, अपने निर्णय तथा अपने लक्ष्य के आधार पर करता है। इसके अध्ययनकर्ता को इकाइयों के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता भी रहती है। जैसे दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब इकाइयों का चयन के आधार पर रैंडम न होकर सुविधा, अवसर, निर्णय आदि के आधार पर ही हम कर सकते हैं, तब ऐसे प्रतिचयन को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। रेबर ने बहुत अच्छी परिभाषा इसकी दी है, जो हम आप लोग को शेयर करना चाहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ दैट सैम्पलिंग इन विच the probability of each event or element being drawn is not known। यानी कि जैसा कि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में देखे थे कि जनसंख्या में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी यूनिट्स होते हैं, उन सारे को चुने जाने की पूरी संभावना होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है, इक्वल चांस मिलता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इस जितने भी जनसंख्या में लोग होते हैं, उनको सारे को चुने जाने की आशंका नहीं होती है। तो इस तरीके से हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्योरली डिपेंड करता है शोधकर्ता के ऊपर। शोधकर्ता को अपनी सूझबूझ एवं स्वयं उनके अपने विवेक से ही पूर्ण जनसंख्या से एक प्रतिदर्श का चयन करना पड़ता है। इसके लिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं होता है। यानी कि जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, उसको हम लोग उसके नियमों का पालन इसमें नहीं करते। इसके लिए शोध प्रयोजन को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। शोध प्रयोजन यानी कि जैसे कि जो भी हमारा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही हमारा सैम्पल हो और वो हमारे मकसद को पूरा कर सके, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमें मदद कर सके। ऐसे में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के द्वारा हम सैम्पल का चयन करते हैं। जैसे कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का उपयोग किस परिस्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में हम कर सकते हैं। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि जब संपूर्ण जनसंख्या का स्वरूप स्पष्ट नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में पहले से पर्याप्त ज्ञान का अभाव हो, जैसे हमें ये नहीं मालूम है कि वो जनसंख्या किस प्रकार का है, उसका साइज़ क्या है वगैरह। तो जो हमें जितनी संख्या में चाहिए सैम्पल, उसको हम अपने तरीके से चुन लेते हैं। तीसरी बात ये होती है इसमें कि जब किसी शोध के अग्रिम अध्ययन यानी कि पायलट स्टडीज़ को कहा जाता है के रूप में व्यवहार करना हो। किसी भी शोध में जब हम शोध कार्य करना शुरू करते हैं तो पायलट स्टडी पहले करते हैं, ताकि इसका स्वरूप कैसा हो ये जानकारी लेने के लिए। चौथी बात यह है कि जब से किसी शोध के निष्कर्षों की प्रकृति को शीघ्रता से जानने की आवश्यकता हो, अगर शीघ्रता की बात हो, तत्परता की बात हो, उस वक्त हम क्या करते हैं कि ऐसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के विधि के द्वारा हम सैम्पल का चयन करते हैं, ताकि शीघ्रता से हम अपने शोध कार्य को पूर्ण कर सकें। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे पहले आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग को हम क्या कहते हैं? जैसे कोटा सैम्पलिंग को हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही एक प्रकार है। लेकिन इस जैसे कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम स्ट्राटा को लिए थे, स्ट्राटा को लेते हुए हम काम करते थे, यानी कि उसको विभाजित करते थे पूरी जनसंख्या को स्ट्राटा में। उसी तरह से हम कोटा सैम्पलिंग में भी हम नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड से, यानी कि सारे जनसंख्या को इंक्लूड ना करके हम सिर्फ
पूरे जनसंख्या को हम लोग एक स्ट्राटा में विभाजित करते हैं और उसमें से हम नॉन प्रोबेबिलिटी वे में चयन कर लेते हैं। जैसे रेबर कहते हैं कि कोटा सैम्पलिंग इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इन विच स्पेसिफिक नंबर ऑफ केसेस इज़ सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रैटम, यानी कि हर स्तर के लोगों से हम व्यक्तियों को चुनते हैं अपने सैम्पल के लिए, लेकिन उसका विधि टोटली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है, लेकिन उसको हम कोटा में या विभाजित करके ही हम करते हैं, इसीलिए इसका नाम है कोटा सैम्पलिंग या कोटा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा है कन्वीनियंस सैम्पल। कन्वीनियंस जैसा कि शब्द से ही जाहिर है, कन्वीनियंस का अर्थ होता है सुविधानुसार प्रतिदर्श। इस विधि के अंतर्गत शोधकर्ता उन व्यक्तियों, उन स्थानों से संपर्क करता है जिसमें उन्हें सुविधा होती है, यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार जो रिसर्चर है वो अपना सैम्पल का सेलेक्ट करता है। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, जैसे वर्किंग लेडी के ऊपर हमें स्टडी करना है, तो हम जो सुविधा अनुसार हमको जो वर्किंग लेडी जो तैयार है, जो काम जो हमें मदद कर सकती है, वैसे लेडीज़ को हम ले सकते हैं और हम उनके ऊपर शोध कर सकते हैं। तो ये टोटली हमारे कन्वीनियंस यानी रिसर्चर के कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्वेच्छा से तैयार हो, जो सुविधा अनुसार हमें वो सैम्पल मिल सके। जैसा कि हमारा समस्या है, अगर समस्या वर्किंग लेडी का है तो हम किसी ऐसी संस्था में जाएंगे जहाँ पर वर्किंग लेडीज़ मिले हमको और हम सुविधा अनुसार अपना सैम्पल का चयन कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कन्वीनियंट सैम्पल। तीसरा है जजमेंट सैम्पल। जजमेंट सैम्पल का मतलब होता है विचारानुसार प्रतिदर्श। इस विधि में प्रतिदर्श की इकाइयों का चयन विचारपूर्वक किया जाता है, अर्थात शोध समस्या के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर इकाइयों का चयन करना होता है। जैसे कि जो भी समस्या हमारा है, उस समस्या को सामने हम लोग रखते हैं, उसके बाद जज करते हैं कि कौन सा सैम्पल हमें कैसे और किस तरह से हमको आराम से मिल सकता है, ताकि हमारा जो लक्ष्य है, जो समस्या को हम जिसके ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं, शोध करना चाह रहे हैं, वो सैम्पल हमें मददगार साबित हो। इसके लिए हम जजमेंट पहले करते हैं, विचार करते हैं और तब हम सैम्पल का चयन करते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी विधि है इसमें, वो सारे के सारे नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड से ही हम करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपर्ट सैम्पलिंग। एक्सपर्ट का मतलब होता है जो विशेषज्ञ होता है, यानी कि जब भी हम किसी सैम्पल का चयन करेंगे तो उस क्षेत्र में कार्य कर रहे या जो उस क्षेत्र के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जिन व्यक्तियों को अधिक नॉलेज है, ज्ञान है, जो एक्सपर्ट हैं अपने क्षेत्र में, उनसे हम लोग सलाह लेते हैं और वैसे लोगों से हम करते हैं। जैसे ऐसे प्रतिदर्श में इकाइयों का चयन विशेष अनुभव एवं विशेषज्ञों की राय के अनुसार हम लोग करते हैं, जिसका अनुभव है, पहले से पास्ट एक्सपीरियंस है। तो इस ऐसे में हम लोग इकाइयों का चयन विशेषज्ञों के मत के द्वारा हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिव सैम्पल। सेल्फ सेलेक्टिव यानी कि सेल्फ कौन है यहाँ पर? यहाँ रिसर्चर, यानी कि रिसर्चर को अपने पूरे शोध के बारे में हम जानकारी होती है कि हमें कैसे कैसे किस स्टेप में कैसे क्या करना है। तो जब वो सारी बातों को प्री प्लान्ड वे में करता है तो वहाँ पर उसका सेल्फ सिलेक्शन उनके स्वेच्छा से, उनकी बुद्धि, उनके सूझबूझ और उनके नॉलेज के आधार पर वे लोग सैम्पलिंग का चयन करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये होती है कि हम समस्या जो हमारी होती है वो समस्या से संबंधित ही सैम्पल को चुनना है, भले ही वो प्रोबेबिलिटी हो या नॉन प्रोबेबिलिटी, किस भी विधि से हम करें, लेकिन वो समस्या के अनुकूल ही होना चाहिए। ये इस बात का हम लोग ध्यान ज़रूर रखेंगे। तो यहाँ नॉन प्रोबेबिलिटी वे में, यानी कि जब पूरे जनसंख्या को इंक्लूड ना करते हुए अपने सुविधा से, अपने ज्ञान से जो रिसर्चर है वो सेल्फ सेलेक्ट करता है सैम्पल को, ताकि वो अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सके। अगला है पर्पसिव सैम्पल। पर्पसिव जैसा कि शब्द से ही जाहिर है, उद्देशानुसार प्रतिदर्श। पर्पसिव सैम्पल वह सैम्पल है जिसमें रिसर्चर अपने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जनसंख्या से इकाइयों का चयन करके प्रतिदर्श का निर्माण करता है। यानी कि पहले से वो लोग जानते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर स्टडी। उस पर्पस को पूरा करते हुए, यानी कि उस शोध समस्या के समाधान के लिए जो समाधान कर सके, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सके, उस तरह के हम लोग सैम्पल का चयन करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है।
तो जैसे कर्लिंगर ने कहा कि पर्पसिव सैम्पलिंग के स्वरूप को समझते हुए उन्होंने कहा है कि जिस सैंपल को शोधकर्ता अपने लक्ष्य तथा अपने निर्णय पर विचार करके सैंपल को चुने उसे हम पर्पसिव सैंपल कहते हैं। कर्लिंगर बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सैंपल का हम लोग चयन कर रहे हैं वो पर्पसिव होना चाहिए, जो पर्पस को सॉल्व कर सके, जो हमारे उद्देश्य, जो हमारा उद्देश्य है रिसर्च करने का, उसको, उसकी समस्या को समाधान करने में हमें मदद पहुंचा सके, ऐसे विधि को हम पर्पसिव सैंपल विधि कहते हैं। मुख्यतः इसमें उद्देश्य की ही प्राप्ति होने के लिए उत्तम निर्णय तथा उपयुक्त नीति द्वारा हम उन तत्वों का चयन कर सकें। इसके लिए उद्देश्य की पूर्ति हो सके, ताकि ये हमारा सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रहता है कि हमें उद्देश्य की पूर्ति हो सके, ऐसे हम प्रतिदर्श का चयन कर सकें, सैंपल का चयन कर सकें। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल जैसा कि शब्द से ही जाहिर है, एक्सीडेंटल का मतलब होता है अचानक, अकस्मात। जैसे इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें इंटरव्यू लेना पड़ता है या जानकारी, पब्लिक ओपिनियन लेना पड़ता है किसी बातों पर, तो हम जैसे सिनेमा घर में जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, होटल जा सकते हैं, ट्रेन, बस, कहीं भी पब्लिक जगह पर, पब्लिक प्लेस जो होता है वहाँ पर जाकर हम लोग जो प्रथम, समझ लीजिए हमें 100 सैंपल की आवश्यकता है, जो प्रथम हमें सैंपल मिलता है 100 सैंपल्स, उनको हम लोग, उनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, ताकि हमें उस परिस्थिति की जानकारी मिल सके। सपोज़ हमको एक्सीडेंटली हम कहीं जा रहे हैं और हमें लगता है कि इसके बारे में हमें शोध करना चाहिए, तो वैसे जगहों पर हम लोग अकस्मात जब कोई किसी घटना की जानकारी के लिए हमको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, तो शोधकर्ता उस घटित स्थान पर उपस्थित लोगों से कुछ लोगों को चुनकर जानकारी हासिल कर लेता है। किसी समस्या के विषय में जानकारी लेना, जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको, जैसे ट्रेन, बस, होटल वगैरह, हर कहीं भी जाकर हम लोग व्यक्तियों से जानकारी ले सकते हैं और सैंपल बना सकते हैं उन्हें और जानकारी ले सकते हैं। तो ये अकस्मात ही होता है, इसीलिए इस सैंपल विधि का नाम है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। अब उसमें भीड़ में जितने भी लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हम लोग इंक्लूड करें, तब तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। वहाँ पर हम जो प्रथम, जो इच्छुक हैं, जो स्वेच्छा से अपनी बातों को रखने में सक्षम है, जो चाहते हैं कि इस घटना की जानकारी हम दे सकें, वैसे व्यक्तियों को हम चुनते हैं और तब हम उसका इन्फॉर्मेशन लेकर हम सैंपल भी चुन लेते हैं और इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे सैंपल हैं। अंत में जो सैंपल का टाइप है वो होता है चंक सैंपल। चंक सैंपल का मतलब होता है खंड प्रतिदर्श। खंड प्रतिदर्श का मतलब जैसे पूरे जनसंख्या का व्यापक अध्ययन न करके उसमें किसी विशेष अंग का सुविधा अनुसार लेना, यानी कि हम लोग जैसे पूरा जोग्राफिकल एरिया है, सपोज़ ये भोजपुर एरिया है, उस भोजपुर एरिया में हम सारे पूरे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट को ना लेकर किसी खास 1-2 गांव को लेंगे, 1-2 शहर को लेंगे या एक कस्बा को लेंगे और तब उसमें हम शोध करेंगे और शोधकर्ता जो निर्णय लेगा वो सारा जनसंख्या के ऊपर लागू कर देगा। इस तरीके से खंड का मतलब होता है एक छोटे टुकड़े, तो उसको हम लोग पूरे को ना लेकर जो हमको पहले मिलेगा, जो हम जहाँ हम पहले आसानी से पहुँच सकते हैं, जो उपलब्ध हमें आसानी से उपलब्ध हो सके, वैसे जगहों पर जाकर हम उसका शोध कार्य करते हैं और शोध करने के बाद जो भी हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है उस पूरे निष्कर्ष को, जैसा कि हमने पहले भी कहा है, इसको पूरी जनसंख्या के ऊपर लागू कर देते हैं और हमारा वो रिसर्च का बेस बन जाता है। तो ये उम्मीद है कि आप लोग को ये सारा टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपको समझ में आ गया होगा। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बीच मूलतः क्या डिफरेंस है और क्यों और किस लिए हम लोग इन दोनों सैम्पलिंग का अलग अलग प्रयोग करते हैं, इसके बारे में अगले क्लास में, अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।